तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में और उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। फिर से आपसे वही गुजारिश है कि अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अभी भी कोरोना का कहर जारी है। पर डे लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, 4,000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा रही हैं। तो इस वक्त ढिलाई की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। जितना ज़्यादा ख्याल रखेंगे, गैर ज़रूरी अब बाहर ना निकलें, लोगों से ना मिलें, तो उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि हालात वाकई ठीक नहीं है। तो बस यही दुआ है कि आप लोग अपना ख्याल रखें, ये वक्त जल्दी गुजर जाए, फिर से अच्छा वक्त जल्दी आ जाए, ताकि हम सब अपनी ज़िंदगी जो जीने के आदी हैं वैसे ही ज़िंदगी जिएँ। हालांकि इस कोरोना काल ने बहुत सारे इंसानियत के चेहरे भी दिखाए। लोग कैसे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी लाशों की कहानियाँ, नदी में तैरती हुई लाशों की कहानियाँ। यूपी की कुछ जगहों पे जहाँ पे बालू में लाशें दफना दी गईं और फिर बारिश हुई, हवा चली तो वो लाशें बाहर आ गईं। बहुत सारी ऐसी लाशें जिनको अंतिम संस्कार कराने वाला कोई नहीं, ऐसे में भी लोग बहुत सारी मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसी एक संस्था है डोनेट कार्ड। तो एक डोनेट कार्ड उन संस्थाओं की जो एनजीओ हैं, जो इस वक्त कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहे हैं, ख़ास तौर पर लोगों के जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, लाशें पड़ी हुई हैं, उन लोगों का अंतिम संस्कार कराना, ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीजन पहुंचाना, बाकी जो चिकित्सा सुविधा है वो पहुंचाना। तो डोनेट कार्ड ऐसे तमाम लोगों की मदद कर रही है और उन लोगों को आगे आने के लिए भी कह रही है, और इसके लिए ज़रूरी जो पैसे लग रहे हैं वो दिए जा रहे हैं। तो डोनेट कार्ड आप लिंक पे देख सकते हैं। इस वक्त जो हालात हैं, क्राइम तक फैमिली से यही कहूँगा कि आप में से भी जो लोग इसमें अपना कोई योगदान देना चाहें, कोई भी रकम हो सकती है, बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा तो आप ज़रूर करें। क्या पता कितने लोगों का इससे भला हो, बहुत सारे अच्छे नेक काम हो। तो डोनेट कार्ड में आप अपनी श्रद्धा से जो भी आप चाहें वो डोनेट कर सकते हैं इस घड़ी में, इस मुश्किल घड़ी में। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। बाकी आपके ऊपर है ये। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर, लेकिन आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले एक अच्छी खबर। 10 मई से लेकर अब तक लगातार इजराइल और फ़लस्तीन के बीच तमाम तनाव, झगड़े की बातें, बॉम्ब, रॉकेट, ये सब बरसाए जा रहे हैं। गाज़ा में, फ़लस्तीन में हमास और इजराइल के बीच झगड़ा, ऐसा लगा कोरोना काल में जंग न शुरू हो जाए। लेकिन एक अच्छी खबर आज आई शुक्रवार को। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच एक समझौता हो गया और एक सीज़ फायर, यानी कि अब वो एक दूसरे के ऊपर अभी हमला नहीं करेंगे, न बम दागे जाएंगे, न रॉकेट दागे जाएंगे। और इजराइल भी इस समझौते को मान चुका, उसने दस्तखत कर दिया, और हमास ने भी इस समझौते को मान लिया और उसने कहा कि वो भी नहीं करेगा। तो इसको लेके जाहिर सी बात है कि जो शांति चाहते हैं दोनों देश के लोग, वो खुश हैं बेहद। गाज़ा में भी खुशियां मनाई गई, इजराइल में भी खुशियां मनाई गई। तो जो एक जंग की सुगबुगाहट थी वो फिलहाल टल गई है, और इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया मिस्र ने, जो बीच में जिसने बातचीत की। अमेरिका भी बीच में लगातार आ रहा था। अमेरिका ने, कल चीन भी लगभग इसमें कूदा था और उसने भी एक तरह से दखल देने की कोशिश की थी। तो इन तमाम देशों के और ख़ासतौर पर मिस्र की कोशिशों से आखिरकार एक जंग टल गई, और ये अच्छी बात है, क्योंकि जंग सबसे बुरी चीज़ होती है। इससे कई बरस लग जाते हैं किसी देश को वापस खड़ा होने में। तो एक खबर ये है कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच अब जंग नहीं होगी, सीज़ फायर हो चुका और उस पर अमल भी हो गया आज शुक्रवार को ही सुबह से, और सुबह के बाद से कोई ऐसी खबर आई नहीं। अब एक खबर जिसकी क्राइम तक फैमिली बहुत टाइम से कह रही थी कि ये सुनाए कहानी। हालांकि मुझे थोड़ा डाउट था कि ये कहानी मैंने सुनाई कि नहीं सुनाई, लेकिन दीपक ने कई बार चेक किया और उसने बोला कि आपने नहीं सुनाई। तो फिर आज कहानी यासिर अराफात की। यासिर अराफात फ़िलिस्तीन के वो नेता, वो चेहरा जिसे पूरी दुनिया जानती है। यासिर अराफात के हिंदुस्तान में बहुत फ़ैन, नेहरू गांधी परिवार से बेहद करीबी दोस्ती, इंदिरा गांधी को तो वो अपनी बहन मानते। बल्कि आपको ये भी कहूँ कि हिंदुस्तान में बहुत सारे जो नाम यासिर रखे गए वो यासिर अराफात की वजह से रखे गए। तो ये शख्सियत, ये पहचान थी। यासिर अराफात की कहानी शुरू करूँ उससे पहले सिर्फ एक बात, आपको एक कहानी सुनाता हूँ। फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद देश के तौर पर मान्यता नहीं दी गई थी।
और फ़लस्तीन और इजराइल में लड़ाई चल रही थी। इजराइल ने अपने आप को आज़ाद देश घोषित कर दिया था। ऐसे में यासिर अराफात दुनिया के पहले ऐसे शख्स होते हैं जो किसी राष्ट्र के अध्यक्ष नहीं है, वो किसी देश के कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुछ नहीं, क्योंकि राष्ट्र तो है ही नहीं, तो आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कैसे हो सकते हैं। उसके बावजूद वो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र में पहुंच गए, और संयुक्त राष्ट्र में पहुंचने के बाद वहां उन्होंने एक भाषण दिया, वो बहुत चर्चा में आया। जब वो संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने जा रहे थे तो वहां के अपने कुछ कायदे कानून हैं। यासिर अराफात हमेशा अपने साथ एक पिस्टल रखते थे और बिना पिस्टल के वो कहीं नहीं जाते थे, ये लगभग उनकी पहचान थी। अब यूनाइटेड नेशन में वो पहुंच गए बिना किसी राष्ट्र अध्यक्ष की हैसियत से, लेकिन उनको बोलना था वहां पे, मंजूरी भी दे दी गई, इजाजत मिल गई। अब एक अड़चन आ गई। हुआ ये कि यूएन में जब वो गए तो ये कहा गया कि यूएन के दस्तूर और कानून के हिसाब से आप कोई हथियार लेकर अंदर नहीं जा सकते। अब यासिर अराफात इस जिद पर अड़ गए कि पिस्टल तो वो लेकर जाएंगे। मामला बड़ा अजीब सा हो गया था। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच कशमकश थी, दुनिया की नज़र थी। ऐसे में एक शख्स जो यूनाइटेड नेशन में आया और जिससे बड़ी उम्मीद है कि शायद ये जो आज के हालात थे उस वक्त भी ऐसे ही थे कि टल जाए, खून खराबा ना हो, जंग ना हो, और उनका यहाँ बोलना भी ज़रूरी है, और ये कह रहे हैं बिना पिस्टल के नहीं जाएंगे, तो क्या करें। आखिर में एक रास्ता निकाला गया। रास्ता ये था कि आप पिस्टल तो ले जाएंगे लेकिन खाली, कारतूस आपको जमा करना पड़ेगा। यासिर अराफात इस बात पे तैयार हो गए। उन्होंने अपने कारतूस दे दिए वहाँ के जो भी इंचार्ज थे, और खाली पिस्टल लेकर वो यूएन के अंदर जाते हैं और वहाँ जाकर भाषण देते हैं। उनके भाषण की 2 लाइनें बड़ी मशहूर थी। उन्होंने ये कहा था कि मेरे एक हाथ में उस वक्त जो शांति का प्रतीक होता था वो जैतून होता था। तो उन्होंने कहा कि, और वो जैतून की एक डाली लेकर गए थे। जैतून का पेड़ होता है, जैतून का तेल आपने सुना होगा, बड़ा फायदेमंद होता है। तो जैतून की एक डाली, एक पत्ती लेकर वो यूएन में गए, और उसके बाद वो अचानक अपना हाथ उठाते और कहते हैं मेरे एक हाथ में इस वक्त जैतून की डाली है, और एक हाथ में एक स्वतंत्रता सेनानी यानी कि एक फ्रीडम फाइटर की बंदूक लाया, दूसरे हाथ में वो पिस्टल जो उनको अंदर ले जाने के लिए मना किया जा रहा था, और आखिर में बिना गोली के वो उस पिस्टल को लेकर गए। तो उन्होंने बाकायदा यूएन में कहा कि मेरे एक हाथ में ये जैतून की डाल है और दूसरे हाथ में एक फ्रीडम फाइटर का पिस्टल है, बट मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि मेरे हाथ से इस जैतून की डाल को गिरने मत देना। ये यासिर अराफात के लाइन थे यूनाइटेड नेशन में, उस पर बहुत तालियां पड़ी थी। अब उसकी वजह थी, जैतून की डाल शांति का प्रतीक था उस वक्त, तो उनका ये था कि अगर ये गिर गया तो खून खराबा होगा, बेशक हथियार गिर जाए। ये वो भाषण था जो लोगों ने याद किया। बाद में आपको ये भी बताऊं कि यासिर अराफात को शांति का नोबेल प्राइज मिला था। अरब नेता यासिर अराफात, उनकी ज़िंदगी की कहानी जितनी दिलचस्प है, मौत की कहानी उतनी ही रहस्यमय भी है। आज मौत के करीब 17 साल हो गए, लेकिन यासिर अराफात की मौत की वजह को लेकर आज भी एक रहस्य बना हुआ है, और उसके लेके अलग अलग तमाम दावे होते हैं। लेकिन मौत पर आए उससे पहले ज़िंदगी पर आते हैं। इजराइल 1948 में बना, उसके बाद से इजराइल और फ़लस्तीनियों के बीच टकराव जारी था। इसके बाद कई जंग हुए। 1967 में इजराइल ने गाज़ा और तमाम चीज़ों पर कब्जा कर लिया था। उसी के पहले 3 साल पहले 1964 में यासिर अराफात ने एक पीएलओ नाम का संगठन बनाया, फ़िलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें उन तमाम फ़िलिस्तीनी नेताओं को जोड़ा जो फ़िलिस्तीन की लड़ाई लड़ रहे थे। और यासिर अराफात उन लोगों में से एक थे जिन्होंने इजराइल को कभी मान्यता नहीं दी। उनका मानना था कि इजराइल गलत तरीके से बना है और इजराइल जिस ज़मीन पर है उस पर फ़िलिस्तीनियों का ही हक है। तो जब पीएलओ बना तो शुरुआत में पीएलओ को लेकर बहुत सारी बातें हुई, फ़िलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। पीएलओ का मेन काम था इजराइल को नुकसान पहुंचाना, प्लेन की हाईजैकिंग की, विमानों का अपहरण किया, लोगों को बंधक बनाया और दुनिया भर में इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया। बड़े ऐसे हमले किए पीएलओ ने। उसको लेके पीएलओ काफ़ी रडार पर था। यासिर अराफात ने जब पीएलओ बनाया तो उनका सीधा सीधा ये था कि
ताकत के बलबूते पर इजराइल से लड़ाई लड़नी है और इजराइल को इजराइल से खदेड़ना है। मेन मकसद पीएलओ का यही था और ये खून खराबा लड़ाई चलती रही। लेकिन फिर अचानक इस यूनाइटेड नेशन में जब यासिर अराफात पहुंचते हैं, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कशमकश लड़ाई जारी है, और जब वो जैतून की डाल और गन लेकर, उसके बाद उनके अंदर एक अचानक परिवर्तन आता है और यासिर अराफात हिंसक रास्ते की बजाय बातचीत के जरिए इस्राइल और फिलिस्तीन के मसले को हल करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। और इस कोशिश का हल ये हुआ कि लोगों ने धीरे धीरे फिलिस्तीन को मान्यता देनी शुरू कर दी, क्योंकि एक पीएलओ जो अब तक हिंसक था वो अचानक शांति के रास्ते पे चल पड़ा। यासिर अराफात उसका चेहरा थे और यासिर अराफात की इस योने के भाषण के पास पूरी दुनिया में एक धाक सी हो गई थी। और उसी दौर में फिर भारत के साथ बड़े अच्छे रिश्ते थे, इंदिरा गांधी को बहन मानते थे, भारत का दौरा भी किया। बल्कि ये भी कहते हैं कि जब राजीव गांधी की मौत हुई थी जिस धमाके में श्री परमदूर में, उस चुनाव के दौरान लिट्टे की तरफ से राजीव गांधी पे हमला करने की खबर यासिर अराफात ने यहाँ दी थी कि ऐसा हो सकता है। तो खैर यासिर अराफात उसके बाद अब शांति की बात करने लगे और उसके बाद धीरे धीरे अब चीज़ें बदलने लगी और यासिर अराफात दुनिया में एक बड़े नेता के तौर पर उभरे। और फिर अचानक उन्हें जब नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया तो उनका कद और बढ़ गया। इसके बाद अरब में उनसे ज़्यादा मशहूर और बड़ा नेता अब कोई नहीं था। सबसे बड़ा नाम यासिर अराफात का तब आया जब 1967 में इजराइल ने जो जंग जीती थी 6 दिन में, उसमें गाज़ा पे भी कब्जा कर लिया था। अब यासिर अराफात जब शांति के रास्ते पर चले तब 1994 में उन्होंने इजराइल से एक समझौता किया। ये पहली बार था जब इजराइल के साथ समझौता किया, जिस इजराइल को पहले यासिर अराफात मान्यता नहीं देते थे और पूरा पीएलओ एक तरह से हमले और इन खून खराबे के लिए उस वक्त बना था। लेकिन अब बाद में ये सारी चीज़ें हुई कि अब बातचीत से ही रास्ता निकलना है। तो 1994 में एक समझौता और इस समझौते में इजराइल ने उस गाज़ा को वापस कर दिया जिस पे उसने कब्जा किया था। और ये एक बहुत बड़ी बात थी। ये वही गाज़ा है जहाँ से हमास ने 10 तारीख से लगातार इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए थे। फिलहाल 2 ही जगह आपको उस दिन बताया था कहानी में, एक गाज़ा और एक वेस्ट बैंक। तो गाज़ा 1967 में इजराइल ने कब्जे में ले लिया था, लेकिन 1994 में यासिर अराफात की वजह से इस समझौते में गाज़ा को वापस कर दिया इजराइल ने। और जब ये गाज़ा वापस किया उसके बाद जब ये पहुंचते हैं यासिर अराफात गाज़ा, तो एक हीरो की तरह स्वागत होता है। कहते हैं हज़ारों लाखों लोगों ने उनका स्वागत किया था। इसके बाद इजराइल के साथ बहुत सारे समझौते उस वक्त यासिर अराफात ने किए और धीरे धीरे अब लगा कि सब कुछ ठीक होता जा रहा है। लेकिन 2001 के बाद फिर से हालात बिगड़ने शुरू हो गए। उसकी वजह यह थी कि 2001 आते आते एक तो यासिर अराफात की अब उम्र भी बढ़ रही थी, लगभग वो 71-72 साल के हो गए थे, और दूसरा फ़लस्तीन में अब ये लग रहा था कि जो नए लीडर आ रहे हैं, हमास भी एक तरह से आ रहा था, तो उनकी थोड़ी सी महत्व कम होती जा रही थी। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे समझौते थे जो इजराइल ने वापस धीरे धीरे उसको मना करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद इजराइल ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि अगर यासिर अराफात अपना कद कम कर दे और वो अब लाइमलाइट से हट जाए तो इजराइल जो है उनके साथ बाकी बातचीत कर सकता है, क्योंकि इजराइल को पता था कि यासिर अराफात का कद बहुत बड़ा है, पूरी फ़लस्तीनी जनता उनकी एक आवाज़ पे कुछ भी कर सकती है। तो अब यासिर अराफात को इजराइल साइडलाइन करना चाहता था और वो चाहता था कि नेताओं की नई खेप सामने आए जो उसके हिसाब से चले, उसके हिसाब से बात करे और तब चीज़ें बेहतर हो सकें। इसी दबाव में 2003 में आखिरकार फ़लस्तीन में सत्ता का बंटवारा होता है। चूँकि इजराइल ने कहा था कि यासिर अराफात अपनी सत्ता पर पकड़ ढीली करें तो फिर से पीस की बात हो सकती है, शांति की बात हो सकती है, क्योंकि लड़ाई फिर से उस वक्त छुटपुट चल रही थी। तो फिर उस वक्त एक फ़लस्तीन में नया प्रधानमंत्री का चुनाव किया गया और एक फतेह संगठन है वहाँ पे, जो फ़लस्तीन में अलग अलग और भी कई संगठन हैं। तो महमूद अब्बास को नया प्रधानमंत्री बनाया गया 2003 में। लेकिन वो ज़्यादा दिन तक रहे नहीं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया
क्योंकि लोग उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। इसके बाद अहमद कुरैशी को प्रधानमंत्री बनाया गया फ़लस्तीन में। लेकिन प्रधानमंत्री बनाए जाने के बावजूद फ़लस्तीन के लोग, फ़लस्तीन की आवाम और जनता सिर्फ और सिर्फ यासिर अराफात की बात को ही मानती थी। जो भी बड़े फैसले होते, ये सब सत्ता से एक तरह से किनारे होने के बावजूद सबसे ताकतवर आदमी अब भी यासिर अराफात ही थे, और यासिर अराफात के बिना इशारे के कोई काम फ़लस्तीन में नहीं हो रहा था, और लोग भी उन्हीं के हुक्म को सिर्फ मानने को तैयार थे। तो जब इजराइल को ये लगा कि सत्ता तो हो गया, अपने आप को थोड़ा सा दूर भी कर दिया, प्रधानमंत्री का चुनाव भी कर दिया, लेकिन अभी भी तूती बोल रही यासिर अराफात की, तो आखिरकार इजराइल ने यासिर अराफात को रमल्ला में नजरबंद कर दिया, उन्हीं के घर में। और नजरबंद करने की वजह सिर्फ यही थी ताकि फ़लस्तीन की सरकार पर जो हुकूमत है वहाँ की, अब उसमें यासिर अराफात का दखल ना हो। तब 2003 के बाद यासिर अराफात नज़रबंद रमल्ला में अपने ही घर में इजरायली सैनिकों की निगरानी में। उसी नज़रबंद के दौरान एक रोज़ अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। तबीयत बिगड़ने के बाद अब ये हुआ कि उनको इलाज की ज़रूरत है। अब क्या करें? इजराइल ने नज़रबंद कर रखा था, उन्हें बाहर जाना नहीं चाहता था। यासिर अराफात का कद बहुत बड़ा था फ़लस्तीन में। लोगों को अगर पता चलता है कि इलाज ना हुआ और उसकी वजह से कुछ हो गया उन्हें, तो फिर बहुत बड़ा एक कोहराम मच जाता है। ऐसे में जॉर्डन बीच में कूदता है और जॉर्डन इजराइल से कहता है कि यासिर अराफात की तबीयत ठीक नहीं है, इनको इलाज की ज़रूरत है, आप इन्हें जॉर्डन भेज दीजिए। जॉर्डन के साथ इजराइल के रिश्ते अच्छे थे, तो जॉर्डन के कहने पर उन्हें अम्मान लाया जाता है यासिर अराफात को रमल्ला से निकालकर, और फिर वहां से जॉर्डन के एक प्लेन में यासिर अराफात की तबीयत चूंकि ज़्यादा ख़राब थी, तो डॉक्टरों ने सुझाव दिया था उनको पेरिस ले जाया था, फ्रांस में, और फ्रांस के पेरिस के एक सैनिक हॉस्पिटल में उनको भर्ती कर दिया जाता है, और उसी सैनिक हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा होता है। साथ में उनकी पत्नी भी थी, सुहा अराफात। अब वो इलाज वहीं चल रहा है यासिर अराफात का, पेरिस के सैनिक हॉस्पिटल में, और इस दौरान में कई बार ये खबर उड़ा दी गई कि यासिर अराफात की मौत हो गई, लेकिन बार बार इसका खंडन होता है। लेकिन फिर आखिरकार 11 नवंबर 2004, 11 नवंबर 2004 की सुबह ये खबर पूरी दुनिया में आती है कि यासिर अराफात की इलाज के दौरान मौत हो गई। जो फ्रेंच डॉक्टर थे उन्होंने एक बुलेटिन जारी किया और उसमें ब्रेन हैमरेज बताया था उनकी मौत की वजह को। तो 11 नवंबर 2004 को मौत हो गई। इस इलाज के दौरान लगातार सुहा अराफात, जो यासिर अराफात की पत्नी थी, वो उनके साथ थी। मौत के बाद उस वक्त तक कोई बात नहीं उठी। सुहा अराफात ने पोस्टमार्टम करवाने से भी मना करा दिया। उन्होंने कहा कि ये चीर फाड़ सही नहीं होगा, तो पोस्टमार्टम नहीं हुआ। जब पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो उसके बाद यासिर अराफात की बॉडी, उनका ये था कि रमल्ला में ही दफनाया जाए। तो फिर वो वापस वहाँ से रमल्ला लाया जाता है, जिसमें लाखों लोग उनके आखिरी सफ़र में शामिल होते हैं, और आखिरकार 11 नवंबर 2004 को जो मौत हुई थी, उसके बाद नवंबर में ही उन्हें रमल्ला में दफना दिया जाता है। बात आई गई हो जाती है। 2004 में डेथ हुई थी, करीब 6 साल गुजर जाते हैं। इस दौरान में एक अरबी न्यूज़ चैनल है अल जजीरा, वो सुहा अराफात से बात करता है और वो कहता है कि यासिर अराफात की मौत के ऊपर वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे कि मौत की असली वजह क्या थी। क्योंकि इस दौरान इस बीच में कुछ खबरें आई, किसी ने कहा कि वो हार्ट अटैक है, किसी ने कहा जहर है, फिर ये भी आई कि एड्स से मौत हुई है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स और बाकी सारे जो देश हैं, फ्रेंच अथॉरिटी ने भी इन सारी चीज़ों का खंडन किया और कहा कि वो ब्रेन हेमरेज से डेथ हुई थी। तो खैर अल जजीरा ने सुहा अराफात से बात की और कहा कि वो उनके मौत की पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। अल जजीरा ने करीब 9 महीने तक इस पर काम किया। उनके रिपोर्टर सारी जगह गए। जो यासिर अराफात के मौत के वक्त आखिरी, चाहे उनका टॉवेल है, टूथब्रश हो, जो उनके साथ सारी सामान थे, चीज़ें थी, वो प्रिजर्व करके रखा गया था। और
उनकी मौत की जो मेडिकल उस वक्त की हिस्ट्री थी, वो सारी चीज़ें भी थी, वो रखी गई थी। तो उन सारी चीज़ों तक एक्सेस मिला, क्योंकि ये सारी चीज़ें की मालिक एक तरह से उस वक्त सुहा अराफात ही थी, यासिर अराफात की पत्नी। तो अल जज़ीरा के साथ उन्होंने मंजूरी दे दी कि आप कीजिए। 9 महीने तक अल जज़ीरा ने इन्वेस्टिगेट किया पूरे मामले को, और 9 महीने के बाद एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसको रिलीज़ किया, और उस डॉक्यूमेंट्री में एक ऐसा खुलासा किया जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। अल जज़ीरा ने कहा कि यासिर अराफात की मौत ब्रेन हेमरेज से नहीं हुई थी, बल्कि उनके जहर दिया गया था, और वो स्लो पॉइजन था, और ये जहर किसी और ने नहीं बल्कि मोसाद ने, जो इजरायली खुफिया एजेंसी है, उसने दिया था। अब जब ये रिपोर्ट आई तो उसके बाद जाहिर है कि हंगामा होना था, हंगामा हो गया। जहर के बारे में जो बात की गई थी वो ये थी कि जो जहर दिया गया था उसका नाम था पोलोनियम 210, पोलोनियम 210। ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। हालांकि कहते हैं कि इसको बहुत ज़रा सी मात्रा में लें तो ये जान नहीं लेता, लेकिन अगर इसका आप ज़्यादा डोज देंगे तो वो चली जाएगी। अब अल जज़ीरा ने क्यों कहा कि ये जहर दिया गया था और पोलोनियम 210? तो अल जज़ीरा ने वो सारी चीज़ें जो यासिर अराफात के आखिरी वक्त की थी, चाहे उनका टॉवेल हो, टूथब्रश हो, बाकी की चीज़ें हों, उनको, और वो जो सारी जो भी एविडेंस थे उस वक्त के, उसके साथ कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों की टीम, उन्होंने जांच की, और उस जांच में पाया कि उनके कपड़ों में भी पोलोनियम 210 मिला है। और इसी आधार पर अल जज़ीरा ने ये डॉक्यूमेंट्री में डिक्लेयर किया कि यासिर अराफात की मौत जहर से हुई है। अब जब ये बात आई तो फिर सीधे इजराइल के ऊपर उंगली उठाई। इजराइल ने साफ मना कर दिया, उसने बोला कि हमारा इस मौत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब ये डर था कि अगर इजराइल और मोसाद के ऊपर उंगली उठी तो फिलिस्तीनी फिर से जो है इसका बदला लेने की कोशिश करेंगे, तो मामला बड़ा नाजुक था। अब ऐसे में क्या किया जाए? फ्रांस, जो जहाँ पे आखिरी वक्त में इलाज हुआ, जहाँ पे मौत हुई पेरिस में, फ्रेंच अथॉरिटी और वहाँ के डॉक्टरों ने साफ डिनाई किया इस रिपोर्ट पे। उन्होंने कहा कि उनकी मौत ब्रेन हेमरेज से हुई थी। लेकिन अब ये था कि हमास जो यासिर अराफात से एक तरह से दूसरा नज़रिया रखता था, गरम और नरम दल, क्योंकि उसे यासिर अराफात का शांति प्रक्रिया और बातचीत पसंद नहीं थी हमास को। लेकिन इस खुलासे के बाद हमास भी फ़लस्तीनी नेताओं के साथ हो गया, और उसने कहा कि यासिर अराफात की मौत के लिए मोसाद जिम्मेदार है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, सबक सिखानी चाहिए। तब यहाँ हमास भी एक ही तरफ आ गया। अब फ़लस्तीनी सरकार के लिए बड़ी मुश्किल की क्या करें। तब ये तय हुआ, चूँकि यासिर अराफात के पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं था, तो अब क्या किया जाए, और लाश रमल्ला में दफना दी गई। तो फिर ये बात उठी कि अगर उस लाश को कब्र से निकाल कर उसका ठीक से दोबारा जांच की जाए तो ये खुलासा हो सकता है। अब लेकिन लाश निकालने की मंजूरी देने का हक सिर्फ एक को था, और वो था सुहा अराफात को, जो यासिर अराफात की पत्नी थी, और दूसरा फ़िलिस्तीन की सरकार को, जहां रमल्ला में यासिर अराफात को दफनाया गया था। अब ये मामला बड़ा नाजुक था, इसलिए कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों का मानना था कि एक मुस्लिम जिसे कब्र में दफना दिया जाए, उसकी कब्र दोबारा नहीं खोली जाती, लाश दोबारा बाहर नहीं निकाली जाती। मामला मजहबी और धार्मिक हो गया था। तो यहाँ ये भी तनाव था कि ऐसा कैसे होगा। लेकिन आखिरकार 2012 9 जुलाई, तब फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास, इन्होंने सुहा अराफात से बात की, और सुहा अराफात भी चाहती थी कि सच्चाई सामने आए, तो उन्होंने कहा हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने 9 जुलाई 2012 को ये इजाज़त दे दी कि रमल्ला में दफ़न यासिर अराफात की कब्र को खोदी जाए, और जो भी जांच की जानी है वो जांच की जाए। अब यहाँ पे स्विस एक्सपर्ट्स, जो अल जज़ीरा ने सारी डॉक्यूमेंट्री बनाई और जिसमें जहर देने की बात की गई थी, उसमें स्विस एक्सपर्ट्स जो फॉरेंसिक के थे, डॉक्टर थे, वो भी थे। लेकिन स्विस एक्सपर्ट्स ने एक शर्त रखी कि हम ठीक है ये करेंगे, इसमें इंटरनेशनल कमेटी होगी, अलग अलग देश के डॉक्टर और एक्सपर्ट्स होंगे, लेकिन इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया जाएगा। कहने का मतलब ये था कि इस मौत की जांच और उस जांच की रिपोर्ट को किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इशारा साफ था कि अगर मान लीजिए वाकई जहर की बात आती है तो इसको मोसाद और इजराइल पे उंगली नहीं उठेगी, क्योंकि उसके कोई सबूत है नहीं। तो पहले ये हुआ कि पॉलिटिकल इशू उसका नहीं बनाया जाएगा। ये बात मान ली गई, और इस बात के मानने के बाद
27 नवंबर 2012, 9 जुलाई 2012 को इजाज़त दी सरकार ने कि कब्र खोदी जाए। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीना गुजरा। 3 महीने में टीम तैयार की गई, कौन लोग होंगे जिनकी जांच रिपोर्ट पे पूरी दुनिया यकीन करे। तो आखिरकार 27 नवंबर 2012 को इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर की 3 टीमें बनाई गई और उन 3 टीमों ने रमल्ला में यासिर अरफात की कब्र खोदी और वहां पर उनकी बॉडी, मट्टी और जो भी उनको एक एविडेंस चाहिए था जिससे जांच करके वो ये पता लगाएं कि क्या यासिर अरफात की मौत जहर से हुई थी कि नहीं, वो उन्होंने कलेक्ट किया। सारे सैंपल लिए। इन 3 टीमों में जो इंटरनेशनल टीम बनाई गई थी उसमें एक फ्रेंच, एक स्विस और एक रशियन। फ्रांस जहां पे यासिर अरफात की मौत हुई, स्विस जिसने जो अल जजीरा की रिपोर्ट थी उसकी जांच की थी और उसमें कहा था जहर है, और रशियन चूंकि इसलिए उस वक्त फ़लस्तीन को भी ये था और इजराइल को भी कि रशिया जो करेगा वो भेदभाव के बिना करेगा, क्योंकि उनके रिश्ते ठीक ठाक चल रहे थे। तो आखिरकार इन 3 इंटरनेशनल टीमों ने सारे सैंपल निकाले और इसके बाद इसकी जांच शुरू की। जांच शुरू करने के बाद सभी लोगों का इंतजार इनकी रिपोर्ट के ऊपर था। 6 नवंबर 2013 को अचानक इस जांच कमेटी की अभी रिपोर्ट नहीं आई है, अल जजीरा एक रिपोर्ट ऑन एयर कर देता है और वो कहता है कि जो 3 टीमें थी, फ्रेंच, रशियन और स्विस, उसमें से स्विस फॉरेंसिक टीम ने ये अपनी जांच में पाया है, यासिर अरफात की कब्र खोदकर जो सबूत लिया, सैंपल लिए थे, कि उनके जिस्म में पोलोनियम 18 गुना ज्यादा था, पाया गया था और इसी पोलोनियम की वजह से उनकी मौत हुई। अभी एक रिपोर्टर ने एक स्विस एक्सपर्ट्स के साथ बात करके ये रिपोर्ट दिखा दी थी, लेकिन फिर बाद में इस पूरी कमेटी की रिपोर्ट आई 2012 के बाद और इस रिपोर्ट में ये पाया गया कि जहर देने के कोई सबूत नहीं है और जहर दिया गया है इसके कोई ऐसी चीज़ न तो कब्र खोद कर जो लाशों के सैंपल लिए गए थे, जो भी उसमें बचे कुचे, उससे या फिर कपड़ों से, और ये कि पोलोनियम नाम का जहर दिया गया और इतनी मात्रा में दिया गया, ये कहीं से एस्टेब्लिश नहीं होता है। तो इसीलिए ये मामला कत्ल का नहीं है बल्कि एक नेचुरल डेथ का है। हालांकि इस रिपोर्ट के बाद भी यासिर अरफात की पत्नी ने फ्रेंच में केस भी किया था, मर्डर की इंक्वायरी की जांच के लिए भी कहा था और उस जांच के लिए टीम भी बनी थी और उस टीम ने भी अपनी रिपोर्ट में फिर यही बताया कि ये मौत नेचुरल मौत थी और इसमें कत्ल का या मर्डर का कोई एंगल कहीं से सामने नहीं आता है। तो फ्रेंच कोर्ट ने भी ये अपना ऑर्डर दिया जब सुहा अराफात ने कहा था कि जांच हो पूरी, क्योंकि पोलोनियम और ये सारी बातें आ रही हैं। तो वो और 3 इंटरनेशनल कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें से स्विस की तरफ से जो अल जजीरा ने कहा, बाद में वो क्लेम भी ये कहा गया कि नहीं वो गलत तरीके से था। तो कुल मिलाकर इस मौत की असली वजह को लेकर अभी भी इसलिए भ्रम बना हुआ है क्योंकि स्विस अथॉरिटी ने और अल जजीरा के हिसाब से भी दावा किया जो 3 टीमें में थे कि पोलोनियम की मात्रा 18% ज़्यादा थी। ये फैक्ट है, ये तय है, लेकिन ये कैसे आई, क्यों दी गई, जानबूझ के दी गई, ये क्लियर नहीं है। तो क्या यासिर अरफात की मौत जहर से हुई या फिर बीमारी से हुई, इसको लेके आज भी अगर आप फ़लस्तीन के लोगों की बात करें, सुहा अरफात की बात करें, तो वो मानती हैं कि ऐसा नहीं है, ये एक कत्ल है और इसकी साजिश रची गई इजराइल के ज़रिए और मोसाद ने ये काम किया। हालांकि इसके लेकर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए कि ऐसे बहुत सारी मौतें हुई और कत्ल हुए जिसमें पोलोनियम देकर मोसाद ने अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाया था। अब यहाँ पे अब तक कहानी ये थी कि चलो ठीक है, लेकिन बाद में स्विस जो इन्वेस्टिगेटिंग की टीम थी, इस टीम में उनका ऑफिशियली भी जो एक बार स्टेटमेंट आया उसमें फिर वो अपने दावे पे कायम रहे कि 18% पोलोनियम था। अब सवाल ये है कि 3 अलग अलग टीम थी, फ्रेंच भी थी, रशियन भी थी और ये थी, और पोलोनियम की बात रशियन ने भी मानी, फ्रेंच ने नहीं मानी, लेकिन फिर भी किसी भी एजेंसी ने ये क्लियर कट नहीं कहा कि ये कत्ल है और इसीलिए ये मामला आज भी एक रहस्यमयी
मौत के तौर पे ही देखा जाता है यासिर अराफात की मौत को लेकर। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं अरब और फ़लस्तीन के, उनका यही है कि ये मोसाद जब नज़रबंद रखे हुआ था तब से लेकर, और उनकी बल्कि ये भी है कि जो बीमारी थी वो बीमारी की वजह भी स्लो पॉइज़न था और वो धीरे धीरे जहर देकर मारा गया, ये माना जाता है। हालांकि इजराइल लगातार 2004 से लेके 2012 में भी, उसके बाद भी हमेशा ये इनकार करता रहा है कि यासिर अराफात की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने हमेशा अपने आप को इस मामले में पाक साफ बताया, लेकिन आज भी ये मौत रहस्यमय मौत के तौर पर ही देखा जाता है। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।